यस। सो क्वेश्चन बैंक के पहले 2 क्वेश्चंस करके हम कल स्टॉप हो गए थे और हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब थर्ड क्वेश्चन को शांति से पूरा एनालाइज करते हैं कि इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। क्या बोला था उन्होंने कल हम जो देख रहे थे कि राम लिमिटेड हैड परचेज्ड मशीनरी फॉर 1 करोड़। ओके, गवर्नमेंट ग्रांटेड कंपनी सब्सिडी ऑफ 40 lakhs, ठीक है, टू मीट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ओके, the company credited the subsidy received from the state government to its profit and loss account. Comment on the above. तो पहले तो शांति से सोचो और ग्रांट को आइडेंटिफाई करो। ओके, सो पहले तुम्हें चाहिए तो वो चार्ट ही रिवाइज करते जाओ हमेशा। गवर्नमेंट ग्रांट है लेकिन ये नॉन मॉनिटरी तो है नहीं, ये मॉनिटरी है क्योंकि पैसों में मिली है। देन उसके बाद डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इज इट रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट? द आंसर इज यस, क्योंकि क्लियरली कल भी हमने जैसे डिस्कस किया हमें बताया गया है कि वो मशीनरी का पार्शियल कॉस्ट बेयर करने के लिए दी गई है। सो यस, ये स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली गई है। अब स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के केस में 2 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग की। या तो आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो या फिर मेथड नंबर 2 में सिंस ये डेप्रिसिएबल एसेट है तो आप क्या कर सकते हो, आप डेफर्ड इनकम ट्रीट करके आप उसे P&L पे ट्रांसफर कर सकते हो इन द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ क्या इन दोनों मेथड में से इन्होंने एक भी मेथड यूज की है क्या? नो, ना उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन किया, ना उन्होंने ग्रांट को डेफर्ड इनकम ट्रीट करके P&L में डाला। उन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी ग्रांट P&L में डाली। सो अगर उन्होंने पूरी की पूरी ग्रांट P&L में डाली है तो वो अलाउड ही नहीं है। तो ये आंसर आप प्रेजेंट कैसे करोगे? हमें बोला है कमेंट ऑन दी अबव। सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के प्रोविजंस है आपने आइडियली उन्हें पहले लिखना चाहिए कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 when a monetary grant is received for a specific fixed asset, then the organization can account in either of the following, or they can account this grant received using either of the following methods. Method 1, you can reduce the cost of the asset. Method 2, grant can be credited to deferred income account and then it can be transferred to P&L on some systematic and rational basis, that is in the pattern of depreciation. Okay, nowhere accounting standard 12 allows the grant to be directly credited to P&L and thereby the accounting treatment followed or adopted by the company is incorrect. Are we clear? हाँ, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन जब तुम ओन वर्ड्स में लिखते हो, मुझे बताओ, अब जब अभी मैं ओन वर्ड्स में ही ड्राफ्ट कर रही थी, बट जो प्रोविजंस है एंड जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स है वो आने ही चाहिए, लाइक मॉनिटरी, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, मेथड 1 कॉस्ट रिडक्शन, मेथड 2 डेफर्ड इनकम, सिस्टमैटिक रीजनेबल बेसिस। ये मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड में जो लिखा है वो वर्ड्स है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? हाँ, अजम्पशन नहीं, तुम बोलोगे तुम या तो ये करो, अजम्पशन कुछ नहीं है यहाँ पे काव्या। हम बोले हैं कि सिंस मशीनरी के लिए ग्रांट मिली है तो स्टैंडर्ड आपको 2 चीजें करना अलाउ करता है, या तो कॉस्ट से रिड्यूस करो या डेफर्ड इनकम करके दिखाओ और P&L पे स्प्रेड करो। कोई भी हालत में स्टैंडर्ड आपको डायरेक्टली P&L में पूरी ग्रांट रिकॉर्ड करना तो अलाउ ही नहीं करता है। ओके, सो ऐसे हमें लिखना है। आर वी नाउ क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? यस, ओके। आगे जाओ 4th पे। हरिभक्ति लिमिटेड acquired the fixed asset of rupees 100 lakhs, ठीक है, on which it received a grant of rupees 10 lakhs. What will be the cost of fixed assets as per accounting standard 12 and how it will be disclosed in the financial statements? चाहिए तो स्टैंडर्ड सामने रखो, चार्ट सामने रखो, सोचो और मुझे आंसर बताओ। टेक योर टाइम, टेक 2-3 मिनट्स, नोटबुक में लिखो। क्या तुम शॉर्ट में लिखोगे?
हाँ हाँ, मतलब सिर्फ जॉट डाउन करो तुम पॉइंट्स कि तुम आंसर क्या लिखोगे इसका। टेक 1 more minute। व्हाट कीवर्ड्स यू आर गोइंग टू राइट, और तुम क्या प्रेजेंट करोगे, कंक्लूजन क्या है, शॉर्ट में लिखो, सिर्फ की पॉइंट्स। और किसी का हुआ है? ओके, विश्वजीत तुम्हें क्या लग रहा है जितना स्टैंडर्ड तुमने पढ़ा है? मेथड 1 के हिसाब से किया है तुमने, तो 90 लैक्स आ जाएगा। ओके, एंड तुम आंसर ये लिखोगे या और कुछ लिखना है तुम्हें? हाँ, परफेक्ट। अगेन इफ यू विल सी दिस क्वेश्चन बैंक, बार बार वही क्वेश्चन आएंगे तुमको। सो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रांट इज मॉनेटरी ग्रांट रिसीव्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, देयरफॉर इट कैन बी अकाउंटेड यूजिंग ईदर मेथड 1 विच इज, अभी मेथड 1 ये हमारे चार्ट के लिए है, सो इट कैन बी अकाउंटेड ईदर यूजिंग कॉस्ट रिडक्शन मेथड और द ग्रांट कैन बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। सो नाउ अगर वापस वही कि इफ क्या होगा पहले सिनेरियो में, सॉरी, कि if the grant is reduced from the cost, in that case fixed asset will appear on the balance sheet asset side at 90. If the grant is credited to deferred income account, in that case fixed asset will appear in the balance sheet at 100. Deferred government grant will appear under the appropriate heading on the liability side of the balance sheet. कितने में? At 10, and this 10 will be transferred to P&L on some systematic and rational basis. हाँ, अगर उन्होंने ऐसे बोला होता कि 5 साल एसेट की लाइफ है, तो अज्यूमिंग कि एसेट पे डेप्रिसिएशन 5 साल इक्वली लगता है, हम ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 पर ईयर करते थे। परफेक्ट, करेक्ट। ओके, और क्या डाउट है? डेप्रिसिएशन, यस, डेप्रिसिएशन वैभवी तब आएगा जब वो हमें डेप्रिसिएशन निकालने कुछ कुछ डिटेल्स देंगे, जैसे एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है, वो पीरियड क्या है, उस पे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे यूजफुल लाइफ दी ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन निकालने का कोई स्कोप नहीं है। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके, लेट्स गो अहेड। Gauripati set up a new factory, okay, in the backward area and purchased plant for rupees 500 lakhs for the purpose. ठीक है, purchases were entitled for the Senvat credit of rupees 10 lakhs, and also the government agreed to extend 20% subsidy for the backward area development.
डिटरमाइन द डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट। ओके, सबसे पहले इधर जो एक नया वर्ड आता है सेनवैट क्रेडिट, ये क्या है समझो। आई डोंट थिंक अभी तक ये आपके टैक्स के सिलेबस में आया होगा, बट किसी को कुछ आइडिया है क्या सेनवैट क्रेडिट क्या होता है? अगर जस्ट इन केस आपके सिलेबस में आया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट नहीं आया ना, हाँ थोड़ा बाद में आएगा ये। सी कैसे होता है ये कंसेप्ट, आप डिटेल में टैक्स में सीखोगे तब आपको ये समझ जाएगा, बट फिलहाल कंसेप्ट समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सपोज मैंने मशीनरी खरीदी है 500 लाख की, और वो क्या बोल रहे हैं, परचेजेस वर एंटाइटल्ड फॉर द सेनवैट क्रेडिट ऑफ ₹10 लाख। सी ऐसे बिल्कुल होता है क्या कि काफी बार आप मार्केट से कुछ चीज खरीदने जाते हो कोई शॉप में से, तो वो चीज की वैल्यू अलग होती है। लेट्स से कि आप जाते हो, आपको एक बॉटल खरीदनी है, तो बोलते हैं कि ये बॉटल 200 रुपए की है लेकिन इस पे प्लस जीएसटी लगेगा। सो हम ऐसे करते हैं कि हम बॉटल के लिए भी पैसे देते हैं और टैक्स के लिए भी पैसे देते हैं। यस और नो, क्या ये हमने किया हुआ है? आप डे टू डे लाइफ में देखते हो ये। यस, अब ना एक सेकेंड, यार ये मेरे नोटबुक को क्या इशू है मुझे समझता ही नहीं। इधर एक्टिवेटेड होता है पेन, मेरे ही नोटबुक में पेन एक्टिवेटेड नहीं होता। हाँ हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि सपोज हम 200 रुपए का कुछ खरीद के लेके आए और हमें उस पे कुछ टैक्स पे करना पड़ा, लेट्स से 36 रुपीज का, तो हम क्या बोलते हैं कि ये चीज हमें टोटली मिली 236 रुपीज में। अब बिजनेसेस के केस में ऐसे होता है, कौन से केस में कब होता है, यू लर्न एवरीथिंग इन टैक्स, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर दैट सपोज आई एम अ बिजनेसमैन। ओके, मेरा बिजनेस है और मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और मैं फिनिश्ड गुड्स बना के बेचूंगी। तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, लेट्स से ये ऊपर का एग्जांपल 200 प्लस 36 236 में। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो आपने 36 रुपीज टैक्स करके पे किया है ना, वो आपको वापस मिल जाता है। ओके, उसे बोलते हैं सेनवैट क्रेडिट। इट मीन्स दैट द टैक्स विच यू हैव पेड while you have purchased goods or while you have purchased machinery, the tax will be given back to you. You will get back that tax. That is called as सेनवैट क्रेडिट. Now there may एक you might have lot many doubts like मैम फिर अगर टैक्स वापस ही आना है तो फिर क्यों दे रहे हैं, मतलब हम पे क्यों कर रहे हैं, हमसे ले ही क्यों रहे हैं? ओके, अगर वापस ही देना है तो इसमें प्रोसेस होता है, मतलब ऐसे नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यू विल अंडरस्टैंड इट। कभी अगर टैक्स का अकाउंटिंग लगा तो मैं बता दूंगी। हाँ राइट, कुछ कुछ केसेस में आपको आपने भरे हुए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब वो टैक्स वापस नहीं मिलेगा। ये कहीं तो आपके मटेरियल कॉस्टिंग में आई गेस आया होगा मे बी, राइट। लेकिन कुछ कुछ बार ऐसे भी होता है कि आप जो चीज पे टैक्स पे कर रहे हो, जो चीज खरीद रहे हो, यूजुअली आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उसके ऊपर पे किया हुआ टैक्स या फिर ये मशीनरी पे किया हुआ टैक्स, वो आपको क्रेडिट मिलता है। यू हैव टू राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट मीन्स दैट यू गेट इट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाउ, व्हाई, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड जीएसटी। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है हमें देखो, कि हमें 500 लाख का हमने एक प्लांट सेटअप किया है। ये प्लांट में हमने जो परचेजेस किए हुए हैं, वो परचेजेस जो किए हैं हमने, उसमें 10 लाख रुपए तो हमें वापस मिल जाएंगे क्योंकि सेनवैट क्रेडिट मिलने वाला है। ओके, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हमें 20% सब्सिडी देने वाली है।
गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अस 20% सब्सिडी। नाउ अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलने वाली है वो हम कॉस्ट रिडक्शन मेथड करते हैं, यूज करते हैं, तो मुझे बताओ कि आपके एसेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी होगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। यू हैव 2 मिनट्स, ट्राई इट, सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं। रिपीट करूं? क्या रिपीट करूं वैभवी? वैभवी उन्होंने बोला है कि आपने 500 लाख की एसेट खरीदी है, ओके। वो 500 लाख की एसेट में से 10 लाख तो आपको वापस मिल जाएंगे बिकॉज दोज आर टैक्सेस पेड विच यू विल गेट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। प्लस गवर्नमेंट आपको 20% सब्सिडी देने वाली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है आपको 20%। तो अगर आप ये गवर्नमेंट ग्रांट एसेट को क्रेडिट करते हो, कॉस्ट रिडक्शन मेथड यूज करते हो, तो एसेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। इससे ज्यादा मैं हिंट दूंगी तो मुझे ही आंसर बताना पड़ेगा। ओके, 390 लाख एक आंसर आया हुआ है। या तो आप लोग अग्री करो ये आंसर से या फिर नया वाला दो। एक 392 आया है, एक 390 आया है, ओके। चलो लेट्स डिस्कस। एसेट की डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब क्या होती है? हमारे लिए एसेट का जितना भी कॉस्ट होगा उसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब वो डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है, करेक्ट। सो यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, मतलब एसेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कॉस्ट पे दिखेगी, जो वैल्यू पे दिखेगी, वही डेप्रिशिएबल वैल्यू हो जाएगी, ओके। यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, बताया नहीं है। एक सेकेंड ना, यस काव्या, यू ऑडिबल। हाँ, सो अभी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सिंस रेसिडुअल वैल्यू कुछ दी नहीं है, मतलब वो एसेट जो भी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी वही क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा डेप्रिसिएबल अमाउंट। हाँ आई एग्री, आज बहुत दिन बाद काव्या बोली मैम एम आई ऑडिबल। फाउंडेशन में रोज बोलती थी, सबसे पहली चीज काव्या यही बोलती थी, मैम एम आई ऑडिबल। सो सी, एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगी? पहले तो हम एसेट का कॉस्ट रिकॉर्ड करने जाएंगे 500 लाख करके। बट टेल मी, क्या इसमें से 10 लाख हमारा कॉस्ट है क्या? इज इट आवर कॉस्ट 10 lakhs? नो, वी आर गोइंग टू गेट इट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो अपना कॉस्ट ही नहीं है, तो कैसे एसेट के कॉस्ट में रिकॉग्नाइज होगा? तो यहाँ पे माइनस कर देंगे सेनवेट क्रेडिट 10, मतलब एक्चुअली हम एसेट के लिए कितना पे कर रहे हैं? एसेट की वैल्यू है, कॉस्ट है हमारा 490, ओके। अब मुझे लग रहा है कि वो जो दो अलग आंसर्स आए हैं वो यहाँ पे चेंज हुए। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रहा है 20%। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया है कि एसेट थी 500 की, 500 का 20% मतलब 100, तो हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी 100 की। ये है 390 वाले लोग शायद से, यस। सो तुम लोगों ने ऐसे किया कि माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 100। हाउएवर ना, यूजुअली ऐसे होगा कि गवर्नमेंट बोलेगा कि हम टैक्स छोड़ के जो एसेट की वैल्यू है उस पे तुम्हें 20% सब्सिडी देंगे ना। गवर्नमेंट आपको 500 रुपए पे सब्सिडी क्यों, 500 lakhs पे क्यों देगा? गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम्हारा एसेट का कॉस्ट 490 ही है, 10 तो तुम टैक्स भर रहे हो, 10 लाख वो तो तुम्हें वापस ही मिलने वाला है। सो एक्चुअली विदाउट टैक्स द वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज 490। सो इट इज मोर लाइकली कि तुम्हें 20% कैलकुलेट करना चाहिए था 490 का, मोर लॉजिकल राइट।
490 into 20% which is 98. So in that case क्या राइट हाँ सो तुम्हारी एसेट की कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएबल वैल्यू एक्चुअली होगी 392. कंसेप्चुअली क्लियर? यस लिख लिया नोटबुक में? शैल वी गो अहेड? ओके देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कृपा निधि लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹75 lakhs. ठीक है. Which has an estimated useful life of 5 years, okay, with salvage value of 7,50,000. On the purchase of the asset, government gave company a grant of ₹15 lakhs. Pass necessary journal entries in the books of the company for first 2 years. यहाँ पे assume करो that grant is credited to cost of asset. ओके 5 मिनट दो कंप्लीट करोगे फटाफट नोटबुक में फटाफट लिखो फिर हम एंट्रीज चेक करते हैं. टेक 5 minutes. हाँ ऐसे क्वेश्चन में एसएलएम ही अज्यूम करो. सबका हो गया? अरे ग्रेट. चलो कौन बताएगा सारी एंट्रीज? योगी ने बताओगे? हाँ चलेगा राहुल तो मैं हूँ ना. ओके हाँ नहीं एक सेकेंड रुको अभी. बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं करेक्ट. अभी हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉस्ट रिडक्शन ना. तो एसेट की कॉस्ट कम होनी चाहिए मतलब तुमने एसेट को हाथ लगाना चाहिए. एसेट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
तो टू एसेट अकाउंट आएगा यहाँ पे, राइट। हाँ, उसके बाद क्या होगा? हम्म, कितना आ रहा है? हाँ करो। कितना आया बताओ डिप्रिसिएशन? नहीं, लो कैलकुलेटर पे। एसेट का कॉस्ट कितना है? 75 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट मिली, अभी एसेट में से माइनस हो गई। 15 लाख। नहीं, 15 लाख है और माइनस 7,50,000 होगा क्योंकि वो रेसिडुअल वैल्यू है। और फिर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 5। आवाज सबको ही ब्रेक हो रहा है? ओके, जिसको ब्रेक हो रहा है ना, तो प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर लो, चाहिए तो एग्जिट होके आ जाओ वापस। हम क्या बोल रहे थे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता होगा? 75 lakhs माइनस गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 lakhs माइनस, राइट, सो माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 10,50,000। ये तुम्हारी एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। उसके बाद पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन 1050, वो ट्रांसफर करना है। और ईयर नंबर 2 में भी सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो डेप्रिसिएशन टू आपकी एसेट 10,50,000 एंड पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन 10,50,000। यस, रिपीट ही है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे? यस, अभी नहीं, ठीक है, ये हो गया। 7th पे आ जाओ चलो। Bhava Limited purchased a machinery for rupees 25 lakhs which has an estimated useful life. So useful life कितना है? 10 years. Salvage value of 5 lakhs. Okay. On purchase of the asset, the central government pays grant of rupees 5 lakh. Pass journal entries with narrations in the books of the company for the first year, treating grant as deferred income. करोगे ट्राई खुद के? हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है डेफर्ड ग्रांट का। यस, चलो। डन, सही है। आकांक्षा एंट्रीज बताओ, क्या एंट्रीज होगी?
निकालो। आकांक्षा हो गया? यस, चलो बताओ पहली एंट्री क्या आएगी? फिक्स्ड एसेट टू बैंक 25 लाख, करेक्ट। फिर आगे? बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख, करेक्ट। उसके बाद? डेप्रिसिएशन 2,50,000 कैसे निकाला? 2 लाख आएगा ना, क्योंकि आकांक्षा सैलवेज वैल्यू भी तो माइनस होगी। तुमने 25 लाख आई गेस डिवाइडेड बाय 10 ले लिया। 25 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट है ही नहीं, तो 25 लाख माइनस 5 लाख, तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 2 लाख। सो डेप्रिसिएशन टू पी एंड एल आप लोगों का, सॉरी, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट 2 लाख एंड देन पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन 2 लाख। ये क्लियर? यस। उसके बाद और क्या करना पड़ेगा? डेफर्ड इनकम टू पी एंड एल, कितना आएगा वो? 50,000, करेक्ट। क्योंकि अगर एसेट का कॉस्ट 10 साल पे इक्वली बढ़ रहा है तो हमें डेफर्ड इनकम भी 10 साल पे इक्वली बांटनी पड़ेगी। सो गवर्नमेंट ग्रांट जो 5 लाख की है डिवाइडेड बाय 10, जो आ जाएगा 50,000, करेक्ट। समझ रहे हैं अकाउंटिंग? पी एंड, हाँ, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन बोला मैंने भी, 2 लाख। हाँ, okay. Now let's go to question number 8. Now this is very good question. इसको आपके मतलब तुम 5 स्टार मार्क कर सकते हो। क्यों, मैं बताती हूँ। बिकॉज इससे गवर्नमेंट ग्रांट का कंसेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर होता है। आई डोंट नो वेदर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। यूजुअली ये थोड़ा हायर कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसका लेवल थोड़ा हाई है ये क्वेश्चन का, तो आई डोंट नो वेदर ये आएगा कि नहीं, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें एग्जाम के लिए नहीं एज अ सीए तैयार करना है, करेक्ट। सो ये जब हम डिस्कस करेंगे ना तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको समझेंगे, क्योंकि हम जो अभी से बुक्स में जो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ उतने थोड़ी आने वाले हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ मुझे फोकस सबका एकदम हाई चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, मधुकर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी costing rupees 250 lakhs on 1st January 2016. ठीक है, the company charges WDV depreciation on the asset. Okay, the asset has, so depreciation WDV मेथड पे लगता है। अब तक हमने क्वेश्चन में यूजुअली SLM देखा है। The asset has an estimated life of 15 years, 15 साल तक चलेगी with a scrap value of 25 lakhs. Okay. The company received government grant to the extent of 50% of the cost of the asset. ठीक है, asset के 50% हमें मिला है। As per the terms and conditions of the grant, 50% of the products of the company are to be supplied to the government agencies for the first 5 years. तो वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है जो है एसेट की कॉस्ट का 50%। जब गवर्नमेंट ने हमें ये ग्रांट दी तो गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे।
अब वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो बोल रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ो, 50% प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उसके 50% वो कंपनी ने सप्लाई करने हैं गवर्नमेंट के एजेंसीज को पहले 5 साल के लिए, एट अ प्राइस 20% बिलो द एवरेज मार्केट प्राइस। सो मार्केट में जितनी भी प्राइस होगी वो प्रोडक्ट की, उससे 20% कम भाव पे वो प्रोडक्ट्स, मतलब जितना भी कंपनी बनाती है उसका 50% प्रोडक्शन उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज को देना है। ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस में से ये एक कंडीशन है फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर इधर तक? क्वेश्चन समझ रहा है? यस, ओके। Now average market price of the products for the 5 accounting years 14, 15, 16, 17 and 18, ये 5 साल में वो प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या थी? 300, 320, 340, 360, 380। ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी was 1 लाख यूनिट्स पर एनम। ठीक है। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कंपनी की कैपेसिटी थी 1 लाख पर एनम पर ईयर, लेकिन इसमें से कंपनी ने कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज की? तो पहले 5 साल में 50%, 60%, 60%, 70%, 80% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हाउ डू यू अलोकेट द गवर्नमेंट ग्रांट सिस्टमैटिकली इफ द कंपनी डिसाइड्स टू ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम? शो द अमाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 years। पहले क्वेश्चन को क्विकली समराइज करते हैं, फिर हमें सोचना क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन में क्या समझा है कि एक कोई तो कंपनी है, उन्होंने एसेट खरीदी है, वो एसेट की वैल्यू थी 250 लाख। ठीक है। इसमें से 50% जो 50% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट करके दे दिया। जब ये ग्रांट करके दे दिया तो गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला है कि कंडीशन है कि आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे उसका 50% आप हमें बेचोगे, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, और मार्केट में जो भाव चल रहा है उससे 20% कम पे। ओके। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, अगर आपने पहले उसे डेफर्ड इनकम करके ट्रीट किया तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, P&L पे कितना वैल्यू जाएगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस। डायरेक्टली ऐसे विदाउट मेरी हेल्प ऐसे एकदम ही सोचोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक देखा नहीं है। तो थोड़ा सा सोचते हैं, ऐसे अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा ये सोचो कि ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल रियलिटी समझो, उसके ऊपर से अकाउंटिंग इजी होता है। जैसे रियलिटी यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमें लगेगा कि आप बोलोगे कि मैम इतना कुछ तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, उन्होंने बोला है डेफर्ड इनकम है तो 250 लाख का 50% ले लो, वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाल दो। ओके। और फिर क्या करो, जो डेप्रिसिएशन निकालो मैम, और डेप्रिसिएशन के परसेंटेज में वो जो 250, रुको ऐसे नहीं समझेगा, प्राइमरीली आपको लगता क्या है कि एसेट की कॉस्ट है 250। ठीक है। ये 250 का 50% कितना आएगा? 125। ये गवर्नमेंट ग्रांट है तो मैम ये डेफर्ड इनकम में जाने दो, और मैम वो एसेट पे जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, और वो डेप्रिसिएशन के रेशो में ये 125 को P&L पे डाल देते हैं। क्या ये लॉजिकल लगता है क्या जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर से? यस। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि उसे डेफर्ड इनकम करके ट्रीट करना है, तो कर दो ना मैम। किसी को कुछ इधर तक डाउट लग रहा है ये ट्रीटमेंट में? नो? ओके। नाउ आई टेल यू कि ये जो ट्रीटमेंट है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम ठीक से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े तो वो हमें अगले 5 साल तक हमारे प्रोडक्शन का 50% मार्केट प्राइस से कम भाव में बेचने के लिए बोल रहे हैं। यस और नो? सो तुम्हें नहीं लगता है क्या
कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसके दो कंपोनेंट्स है। इन शॉर्ट अगले 5 साल के लिए मैं गवर्नमेंट को मेरा प्रोडक्ट सस्ते में बेचूंगी। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि वो 5 साल में मुझे जितना भी लॉस होगा अल्टीमेटली उसका मतलब ये गवर्नमेंट ग्रांट से वो रिकवर हो जाएगा। सी आप लॉजिकली सोचो कि आप अगले 5 साल में गवर्नमेंट को सस्ते में, मार्केट में जो भाव चल रहा है उससे सस्ते में प्रोडक्ट बेचने वाले हो। तो आपने सस्ते में प्रोडक्ट बेच के आपको जो भी नुकसान होगा इनडायरेक्टली आपको नहीं लग रहा है कि वो गवर्नमेंट ने आपको ये ग्रांट थ्रू दे दिया है ना? नहीं ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, माइंड ओपन रखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट ग्रांट। सी गवर्नमेंट तुम्हें 125 वॉट एवर 125 लैक्स होंगे, सो 125 रुपीज सपोज दे रही है, और वो तुम्हें क्या बोल रही है, अगले 5 साल में हमें सस्ते में प्रोडक्ट बेचो। इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या काव्या कि अगले 5 साल में जो तुम प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहे हो उसकी वजह से जो भी तुम्हें कम कमाई होगी वो कम कमाई इन शॉर्ट इधर से वसूल हो रही है? यस। हाँ, तो लॉजिकली हमने क्या करना चाहिए ना, लॉजिकली पहले हमने देखना चाहिए कि अगले 5 साल में गवर्नमेंट को प्रोडक्ट बेच के हमें कितना नुकसान होगा, और हर साल में जितना नुकसान होगा ये गवर्नमेंट ग्रांट पहले हम डेफर्ड इनकम में पार करेंगे, और हर साल में हमें जितना नुकसान होगा उतना अमाउंट हम डेफर्ड इनकम से P&L में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि रियलिटी में ये गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली हुई है वो हमारे अगले 5 साल में होने वाला लॉस बाय वे ऑफ सप्लाइंग गुड्स टू गवर्नमेंट एट चीपर रेट ये कंपेंसेट हो जाएगा। यस। फिर उसके बाद अगर कुछ गवर्नमेंट ग्रांट का बचता है तो हम बोल सकते हैं कि एसेट की कॉस्ट रिकवर हुई। यहाँ पे तो पहले 125 रुपए में से हम जो अगले 5 साल में हमें लॉस होने वाला है वो रिकवर होगा पहले तो। फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलती हूँ कि काव्या देखो मैं ना तुम्हें 125 रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें ऐसे करना है कि अगले 4 साल तक मुझे प्रोडक्ट सस्ते में बेचना है, तो काव्या क्या बोलेगी, ठीक है ना सस्ते में बेच देती हूँ, अल्टीमेटली जितना मैंने सस्ते में बेचा उतना तो मैम ने 125 रुपए मुझे दे दिए। सो लॉजिकली पहले मुझे ये 125 रुपए ईयर नंबर 1 2 3 4 5 में बांटने पड़ेंगे लॉस के हिसाब से कि हर साल में मुझे गवर्नमेंट को सस्ते में प्रोडक्ट बेच के कितना लॉस हो। हाँ, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ग्रांट कुछ बचती है तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मतलब वो मदद हुई मुझे एसेट के कॉस्ट के लिए। आर वी क्लियर? यस। तो अभी हम क्या करेंगे ना, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे एक, और उधर ये वर्किंग नोट में हम क्या बनाने वाले हैं कि वी विल कैलकुलेट लॉस पर ईयर बाय सेलिंग गुड्स टू द गवर्नमेंट एट बिलो मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, एक 2 मिनट में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेती हूँ फिर ही तुम टेबल्स ड्रॉ करो। Calculation of loss by selling products to government agencies below average market price। ओके, अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन का 50% जाएगा गवर्नमेंट को, सो प्रोडक्ट्स फॉर गवर्नमेंट, और जितने गुड्स गवर्नमेंट को जाएंगे उसके ऊपर मुझे लॉस होगा, तो 20%
ऑफ मार्केट प्राइस एंड देन लॉस। क्लियर है क्या? ये कॉलम्स क्या है? करो ड्रॉ 4 कॉलम्स। हो गया? यस, ओके। अब हम देखेंगे कि पहले साल में प्रोडक्शन कितना होगा। सो ईयर नंबर 1 कैपेसिटी तो 1 लाख है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो पहले साल में प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी होती है? 2014 में 50%। सो 1 लाख इंटू 50% कितना आएगा? मतलब 50,000 यूनिट्स। यस नो? यस। अब इसमें से गवर्नमेंट को कितना देंगे? 50%, मतलब 25,000। 2014 में एवरेज मार्केट प्राइस कितनी होगी? दी है ऊपर देखो। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स आर 300। तो एवरेज मार्केट प्राइस से 20% कम, मतलब 300 से 20% कम, मतलब 300 का 20% हमारा नुकसान हो जाएगा। यस, कितना आएगा वो? 60। तो टोटल लॉस कितना होगा? 25,000 प्रोडक्ट्स पे 60 का लॉस होगा, मतलब 15 लाख का नुकसान हो गया। यस। इस तरीके से बाकी के ईयर्स कंप्लीट करते हैं। 2015 में हम कैपेसिटी तो 1 लाख है, लेकिन हम यूटिलाइज कितना करने वाले हैं? 60%, मतलब 60,000। गवर्नमेंट को जाएगा 50%, मतलब 30,000। एवरेज मार्केट प्राइस कितना है? 320। सो 320 का 20% कितना आता है? 64। तो लॉस कितना होगा? 64 इंटू 30,000, 19,20,000। आ रहा है क्या? सेम होगा 2016 में, क्योंकि 2016 में भी 60,000 60% कैपेसिटी यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट को 30,000 बेचना पड़ेगा। एवरेज मार्केट प्राइस 340 है, सो 340 का 20%, 68। सो 68 इंटू 30,000, 20,40,000 का लॉस, राइट? 2017 देख लो, कितना परसेंट कैपेसिटी यूज करने वाले हैं? 70। जब इधर 70,000 गुड्स बनाएंगे, 50% मतलब 35,000 गवर्नमेंट को जाएगा। एवरेज मार्केट प्राइस है 360 इंटू 20%, मतलब 72 का नुकसान होगा, इंटू 35,000, मतलब 25,20,000।
यस, 2018 में 80,000 यूनिट्स बनाएंगे, 40,000 गवर्नमेंट को देंगे, 380 का 20% मतलब 76 का नुकसान होगा पर प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 40,000 विच इज 30,40,000। मतलब हर साल में गवर्नमेंट को प्रोडक्ट बेच के कितना नुकसान होने वाला है वो हमने निकाला। सो अब देखते हैं कि टोटल 5 साल में हमें कितना नुकसान होगा। निकालो इस चीज की टोटल। कितना आया? करेक्ट, 1,10,20,000। ओके, अब हम देखते हैं सो बाइफरकेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सो अभी ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है इसको बाइफरकेट करेंगे कि कितनी गवर्नमेंट ग्रांट ये लॉस के लिए मिली हुई है, क्या कुछ गवर्नमेंट ग्रांट बची है हमारे लिए जो हमारे मशीनरी के कॉस्ट के लिए मिली हुई है। सो हमें टोटल गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली हुई है? 125 लैक्स। क्या 250 का 50% ना? सो मतलब ग्रांट रिसीव्ड है 125 लैक्स, मतलब 1,25,00,000। इसमें से 1,10,20,000 ये तो प्रोडक्ट को लॉस में बेचने के लिए चला जाएगा। यस, सो लेस इसको लिखेंगे फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो एवरेज मार्केट प्राइस। उसके लिए कितनी ग्रांट यूज होगी? 1,10,20,000। मतलब मुझे बताओ कितनी ग्रांट अभी भी हमारे पास बची है? 14,80,000 की ग्रांट अभी भी हमारे पास बचती है। करेक्ट। अब ये जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ग्रांट है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक्स्ट्रा पैसे मशीनरी के लिए मिले हुए हैं? सो दिस इज फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। यस, ओके। अब शांति से सोचो, जब मुझे 125 लैक्स की गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो सबसे पहले मैं उसे डेफर्ड इनकम में डाल दूंगी। उसमें से एक पार्ट क्या होगा, जैसे हर साल जितना मुझे लॉस होगा उतना डेफर्ड इनकम से P&L में जाएगा। जैसे ईयर नंबर 1 में 15 लैक्स के लिए एंट्री आएगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L, ताकि P&L में जो लॉस छुपा हुआ है वो कंपेंसेट हो जाए। प्लस अब क्या होगा, ये बात हो गई 1,10,20,000 गवर्नमेंट ग्रांट की, जो P&L में इस अमाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इधर तक क्लियर है क्या? राइट। अभी वो डेफर्ड इनकम अकाउंट में 14,80,000 की और गवर्नमेंट ग्रांट पड़ी है जो एसेट के कॉस्ट के लिए है। मुझे बताओ ये 14,80,000 का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए जो डेफर्ड इनकम में पड़ा हुआ है, विच रिप्रेजेंट्स
that amount is received for the cost of the asset. इसका क्या कुछ क्या? हाँ सी मैंने क्या बोला, तुम्हारा 1,25,00,000 तो तुम्हारा डेफर्ड इनकम में पड़ा हुआ होगा, उसमें से 1,10,20,000 ये तो P&L में ऐसे हर साल चला जाएगा बाय वे ऑफ दीज अमाउंट्स, लेकिन वो डेफर्ड इनकम में अभी भी 14,80,000 पड़ा हुआ है जो एसेट के कॉस्ट के लिए मिला हुआ है, तो वो डेफर्ड इनकम में पड़ा ही रहेगा क्या, या वो भी ट्रांसफर होगा, और होगा तो कैसे होगा? परफेक्ट, क्योंकि सिंस 14,80,000 ये एसेट के कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ओके वो एसेट के कॉस्ट के लिए मिला हुआ है, इसका मतलब वो P&L में जाएगा लेकिन डेप्रिसिएशन के पैटर्न में। यस, तो क्या मुझे उसके लिए डेप्रिसिएशन का पैटर्न निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम इजी नहीं है डेप्रिसिएशन का पैटर्न, क्योंकि एसएलएम नहीं है, एसएलएम होता तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन जाता है, बट यहाँ पे हर साल सेम डेप्रिसिएशन नहीं जाने वाला है, WDV मेथड से जाने वाला है। इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा कि पहले 5 साल की एक सेकेंड ना, उन्होंने बोला शो अकाउंट अमाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 इयर्स, तो पहले 5 साल डेप्रिसिएशन का पैटर्न क्या होगा वो देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से 14,80,000 पहले 5 साल में P&L में कैसे जाएगा वो निकालना पड़ेगा। यस और नो? समझा मैंने क्या बोला इधर तक पक्का? यस, तो पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ depreciation for first 5 years. Okay, so year number 1, 2, 3, 4, 5. मुझे बताओ एसेट का कॉस्ट कितना है? 250 lakhs। आप यहाँ पे रुपीज इन लैक्स भी कर सकते हो, या फिर आपने ऊपर पूरा डिटेल में किया है तो यहाँ डिटेल में भी कर सकते हो। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा मुझे बताओ, क्वेश्चन देखो और पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ। $15 लाख। अच्छा, कैसे निकाला? निकाला कैसे बताओ? अगर तुम लोगों ने उसे ऐसे निकाला है कि 250 lakhs माइनस 25 लाख डिवाइडेड बाय 15, मतलब 15 लाख, तो ये तो एसएलएम मेथड हो गई ना। WDV मेथड कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो, एसेट का कॉस्ट 15 साल पे इक्वली डिवाइड कर रहे हो, तो ये WDV मेथड कैसे, ये तो एसएलएम हो गई। दोनों में डिफरेंस याद है क्या? मुझे बताओ क्या तुम्हें क्वेश्चन में WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए रेट दिया है क्या? बताओगे क्या? नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तो एसएलएम मेथड है, क्योंकि वो कॉस्ट तुम 15 साल पे इक्वली डिवाइड कर रहे हो। तो WDV मेथड में क्या होता है, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन उस पे लगेगा। याद आया क्या?
यस, लेकिन उसके लिए पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रेट तो देना चाहिए। नहीं, WDV मेथड बोला है तो हमें WDV ही यूज करना पड़ेगा। क्या आपको याद है सीए फाउंडेशन में हमने ऐसे देखा था कि अगर WDV मेथड में क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है तो देयर इज अ फॉर्मूला यूजिंग विच यू कैन कैलकुलेट रेट अंडर WDV मेथड। वो फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ये फॉर्मूला यूज करके तुमने WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कौन से रेट पे लगाना चाहिए ये पता चलता है। जो बच्चे सीए फाउंडेशन मुझसे सीखे हैं तुम याद करो, मैंने ये डिराइव करके दिखाया था। तुम्हें याद है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। लेकिन इस केस में एसेट की फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से कम कम होती जाएगी। याद आया क्या कुछ? तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? तुम्हारी परचेज प्राइस वो कम कम होती जाएगी और फिर रेसिडुअल वैल्यू बचेगी। सो 1 माइनस आर रेज टू एन। और ये फॉर्मूला का थोड़ा और हिलाने से आपका निकल जाता है ये फॉर्मूला कि WDV मेथड के अंडर रेट कैसे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे इफ यू सी रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेज वैल्यू और परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू एन। अब मैं n इधर लेके जाऊंगी अगर, हाँ, तो यहाँ पे आएगा nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस आर। और मुझे r की वैल्यू चाहिए, सो r इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेज कॉस्ट। सो ये लॉजिक से कि कौन से रेट पे मैंने एसेट के कॉस्ट को कम कम करते जाना चाहिए ताकि उसकी सिर्फ रेसिडुअल वैल्यू बचे। ये लॉजिक से WDV मेथड का रेट निकाला जाता है। Please understand, institute can ask you anything what you have already learned in at foundation level. So ये अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो चौकन्ना नहीं होना चाहिए क्योंकि you have learned how to calculate rate of depreciation under WDV method. You cannot forget it. Are we clear about this? ये जो भी मैंने किया समझाया ऊपर से गया क्लियर? तो यहाँ पे 1 माइनस nth मतलब 15th रूट। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 25 लाख। 25 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 250। आर कितना निकलता है बताओ मुझे, देखते हैं किसको याद है। फिफ्टींथ रूट कैसे निकालेंगे, आएगा क्या? यस, निकालो देखते रेट किसका आता है। तो रेट कितना आएगा? इंटू 100 आता है ना रेट। 14.22% आ रहा है क्या? ओके, कैसे निकाला? 25 डिवाइडेड बाय 250। चेक करो मेरे स्टेप्स मुझे याद है क्या, क्योंकि ये 15th रूट अभी मैंने नहीं निकाला है। ये सब एग्जाम लाइफ में निकालते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक्सेल में हो जाता है। सो 0.1 आ गया, फिर अंडर रूट 12 टाइम्स, ओके, देन -1
then divided by 15, then plus 1 and then into equal to 12 times. तो कुछ 0.85 आता है, लेकिन वो इसका वैल्यू आया, 1 माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस वो करके आएगा 0.14226। मुझे रेट चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो तुम फॉर्मूला में अगर चाहिए तो इधर इंटू 100 लिख सकते हो। So it is 14.226. So I can round off this to 14.23%. तो ये रेट पे अगर मैं डेप्रिसिएशन 15 साल तक लगाते जाऊंगी तो 15 साल बाद वो एसेट की पूरी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, सिर्फ उसकी रेसिडुअल वैल्यू बचेगी, जो वैसे भी हमें डेप्रिशिएट नहीं करनी होती है क्योंकि वो हमारा कॉस्ट ही नहीं होता है। तो ये क्लियर है क्या? रेट निकल गया। यस, अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले 5 साल का, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसके पैटर्न में वो 14,80,000 P&L पे कितना जाता है वो पता चलेगा। ओके, सो नाउ 250 लाख इंटू 14.23%। सो ये डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 35,57,500। ओके, ये डेप्रिसिएशन है। अब WDV कितनी आएगी, मतलब पहले साल के एंड में 21,44,2,500। $2,14,42,500। ओके, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा अगले साल का। ओके, कितना आएगा? तो ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वापस। टेबल कंप्लीट करते जाओ और वैल्यूज मेरे साथ मैच हो रही है क्या देखो। ये वापस बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर होगा। इस पे 14.23% लगेगा, मतलब 2617,072 15,774 160 2244,663 135,29,497 into 14.23%, 1925,247। आपके वैल्यूज मेरे साथ मैच हो रहे हैं क्या? सो मतलब ये है डेप्रिसिएशन का पैटर्न। ऐसे डेप्रिसिएशन लगने वाला है। कैलकुलेशन हो गया है तो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें और थोड़ा सा लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी। डन? यस, ओके। अब एकदम शांति से सोचो कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ये 14,80,000 हमें एसेट के लाइफ के ऊपर, सी एसेट का जो भी कॉस्ट है 250 लाख, ओके,
वो एसेट की उसको लाइक कितने 15 साल। सो लॉजिकली एसेट का जो भी कॉस्ट है 250 लैक्स वो अगले 15 साल तक, और सिंपल करती हूँ, एसेट का कॉस्ट है 250 लैक्स, ठीक है, इसमें से माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कितनी है रेसिडुअल वैल्यू 25 लाख, सो इन शॉर्ट 225 लैक्स। अब मुझे बताओ क्या एसेट के केस में ये 225 लैक्स अगले ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स में P&L में जाएंगे? यस, लॉजिकली पट रहा है क्या कि एसेट खरीदी थी 250 में, उसमें से 25 तो एसेट को बेच के वापस आ जाएंगे। सो एसेट का जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है 225 लैक्स, ये एसेट का कॉस्ट अगले 15 साल में P&L में जाएगा, जो भी डेप्रिसिएशन है वैसे। यस और नो? यस, इसका मतलब ये जो 14,80,000 हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है, ओके, एसेट की कॉस्ट के लिए, लॉजिकली ये भी 15 साल में बटना चाहिए, P&L में जाना चाहिए ओवर 15 ईयर्स। यस, कौन से पैटर्न में जाएगा? डेप्रिसिएशन के पैटर्न में। सो अब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी, दैट इज, समझ जाएगा आपको, एक सेकेंड रुको, कैलकुलेशन ऑफ amount to be transferred or grant to be transferred तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो भी ये ग्रांट मिली है 14,80,000 किसके लिए मिली है? एसेट के कॉस्ट के लिए, वो पहले 5 साल में P&L में कैसे जाएगी? सो ईयर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल ग्रांट की अमाउंट है 14,80,000। फर्स्ट ईयर में ग्रांट कितनी जाएगी? सी, टोटल डेप्रिसिएशन जितना भी लगने वाला है उसमें से पहले साल जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उतना वो रेशो में ये 14,80,000 P&L में जाएगा। मतलब मुझे ये पता है कि टोटल डेप्रिसिएशन लगने वाला है 225 लैक्स। 225 लैक्स में से पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 35,57,500। तो पूरे साल, पूरे लाइफ पे जितना डेप्रिसिएशन लगता है उसमें से पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये रेशो में ही टोटल ग्रांट जो है 14,80,000 उसका कुछ हिस्सा P&L में जाएगा। ये समझा मैंने क्या किया? यस, सी मैंने सिंपल किया कि मुझे 14,80,000 डेप्रिसिएशन के पैटर्न में डालने हैं P&L में, तो मैंने डेप्रिसिएशन का पैटर्न निकाला। डेप्रिसिएशन का पैटर्न क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन 225 लाख है, जिसमें से 35,57,500 पहले साल का डेप्रिसिएशन है। तो मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पे लो, सी 35,57,500 डिवाइडेड बाय 225 लाख, ओके, मतलब 0.15। तो अगर पहले साल में 0.15 डेप्रिसिएशन लगता है तो डोंट यू थिंक कि 0.15 गवर्नमेंट ग्रांट P&L में जानी चाहिए? यस और नो? क्योंकि डेप्रिसिएशन के पैटर्न में ट्रांसफर करना है ना। यस, नो, ऊपर से जा रहा है, बताओ। ओके, वापस एक बार, सी हमें क्या बताया गया है, ये 14,80,000 P&L में डालना है, जैसे डेप्रिसिएशन का पैटर्न होगा वैसे, करेक्ट है ये? यस, ओके। अब डेप्रिसिएशन का पैटर्न क्या होगा? मुझे पता है कि टोटल डेप्रिसिएशन होने वाला है 225 लैक्स। तो अगर 225 लैक्स में से पहले साल का डेप्रिसिएशन 35,57,500 है,
तो उसका मतलब टोटल ग्रांट अगर 14,80,000 है तो अभी ये मैथ्स है, ठीक है मैं बताती हूँ और एक बार। सी अगर टोटल डेप्रिसिएशन लगता है 225 lakhs, अगर उसमें से पहले साल का डेप्रिसिएशन इज 35,57,500, निकालो कैलकुलेटर पे कितना आता है ये। नहीं नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट कि टोटल डेप्रिसिएशन में से पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। 0.15। तो मुझे ये बताओ, अगर पहले साल में 0.15 टोटल डेप्रिसिएशन का 0.15 डेप्रिसिएशन लगता है, तो डजंट इट मेक सेंस कि टोटल ग्रांट का भी 0.15 ही P&L में जाना चाहिए, क्योंकि वही वही पैटर्न में तो डालना है। इसके लिए उसे मल्टीप्लाई किया बाय 14,80,000 विच इज 2,34,004। समझाइए। अब सेकेंड ईयर में कितना, क्या, हाँ, टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L। अब सेकेंड ईयर में देखो क्या होगा। सेकेंड ईयर में अगर पूरा डेप्रिसिएशन 225 लाख है तो उसका कितना सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है, 30,51,268, विच इज 0.13, राइट। तो वही उतना ही परसेंटेज का ग्रांट भी जाना चाहिए। करेक्ट। ऐसे थर्ड ईयर का निकालो अभी। निकल रहा है क्या। डन। ओके, तो हमने ग्रांट का ट्रीटमेंट प्रॉपर देख लिया। अब ईयर नंबर 1 का मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री करके दिखाती हूँ तो आपको समझेगा, फिर ईयर नंबर 2, 3, 4, 5 में अकाउंटिंग क्या होगा वो आपको समझ जाएगा। सो सी, जब ग्रांट रिसीव होगी ना तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, $125 लाख। ये अग्रीड है सबको। अब
डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से पहले साल में P&L में कितना ट्रांसफर होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले साल में 15 लाख का लॉस हो रहा था हमें, जो कहाँ से मिला, वसूल करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट से। सो डेफर्ड इनकम में से, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से पहले साल का नुकसान जो प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेच के हो रहा है, दैट इज 15 लाख, प्लस वो 14,80,000 इन द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज 2,34,004। ओके, लो कैलकुलेटर पे 15 लाख प्लस 2,34,004, that will be transferred from deferred government grant account debit to P&L. $17,34,004। ओके, सो इन शॉर्ट हर साल जो ऊपर के टेबल में हमें लॉस होने वाला है वो, और प्लस वो 14,80,000 का डेप्रिसिएशन का पैटर्न जो हमने निकाला वो, दैट इज द अमाउंट जो डेफर्ड ग्रांट से P&L में ट्रांसफर होगी। आर वी क्लियर? ओके, सो अगर हमें एक सेकेंड ना, राइट, हाँ, सो अगर हमें ये क्वेश्चन के पूरे प्रिंसिपल रिवाइज करने हो तो हम कैसे करेंगे कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी एसेट के कॉस्ट का 50%, बट अगर देखते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे कि हमें अगले 5 साल तक उन्हें सस्ते में प्रोडक्ट बेचना है। सो इन शॉर्ट बोलने के लिए लगता है कि ग्रांट कॉस्ट के लिए मिली है, लेकिन ग्रांट का कुछ हिस्सा तो 5 साल जो हमें लॉस होने वाला है उसको रिकवर करने के लिए लगेगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो एसेट के कॉस्ट के लिए मिलेगा, क्योंकि फिर वो मदद गवर्नमेंट कर रहा है हमें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ग्रांट मिलेगी तो वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पार्क करके रखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कि हमें हर साल गवर्नमेंट को बेच के कितना लॉस होने वाला है, और हर साल होने वाला लॉस एग्जैक्ट उतनी अमाउंट हर साल डेफर्ड इनकम से P&L में डाली जाए। उसके बाद जो हमारी बची हुई वैल्यू थी गवर्नमेंट ग्रांट की, जो एसेट के कॉस्ट के लिए मिली हुई थी, वो थी 14,80,000। ये P&L में जानी चाहिए डेप्रिसिएशन के पैटर्न में। इसके लिए हमने पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाला और उसके पैटर्न में हमने 14,80,000 पहले 5 साल में डिवाइड किया। आइडियली 14,80,000 ये 15 साल तक बटेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले 5 साल में कितना बटेगा डेफर्ड इनकम टू P&L। इसके लिए हमने पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाला और हमने ये रेशो निकाला कि फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन का कितना डेप्रिसिएशन गया है, एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज हमने टोटल गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रांसफर किया टू P&L। सो ऐसे करके कंपेंसेशन फॉर द लॉस एंड दिस 14,80,000 इन द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हर साल, सो टेबल ऊपर का टेबल और ये दूसरा टेबल, ये दोनों मिला के हर साल उतनी अमाउंट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से P&L। इसमें WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी रिवाइज हो गया। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो? जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। थोड़ा लाइट क्वेश्चन है अभी, आई गेस यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा हटके और हैवी था, बाकी के क्वेश्चंस इतने अलग नहीं है। ओके, 9th देखो, a company receives a grant from the state government as compensation for loss of stocks due to unseasonal floods. Okay, the entire grant received is credited to capital reserve. How would you deal with the above? क्वेश्चन पढ़ो शांति से, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है वो लिखो, टेक 5 minutes and then we'll check.
हाँ, यहाँ पे जो ग्रांट है वो मॉनेटरी है क्या? हाँ, मॉनेटरी है। ओके, विश्वजीत बोल रहा है कि मैम तो उनका जो ट्रीटमेंट दिया है कैपिटल रिजर्व वो करेक्ट है क्या? जोर से थोड़ा। करेक्ट नहीं है, विश्वजीत बोल रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, विश्वजीत तुम इसके लिए आंसर में क्या रीजंस दोगे तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए कंक्लूजन? लॉस रिकवर हो रहा है, ओके। बट सी सोच करेक्ट डायरेक्शन में रहे हो, लेकिन आंसर प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट? तो प्रेजेंट क्या करोगे? भले नोटबुक सामने रखो बट पॉइंट क्या लिखोगे? हाँ बोलो। हाँ, राइट, पण मग काय येणार? दैट इज करेक्ट, लेकिन आएगा क्या? सी, ये तुम करेक्ट लिख सकते हो कि मॉनेटरी ग्रांट मिली हुई है, लेकिन ये ग्रांट तो कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए है नहीं। तो अभी या तो तुम कैपिटल अप्रोच चार्ट सामने रखो, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए है ही नहीं, तो या तो कैपिटल अप्रोच से जाएगा या तो रेवेन्यू अप्रोच। अब लॉजिक लगाओ कि ये ग्रांट तुम्हें किस चीज के लिए मिली है, इसे कंसेप्ट समझो। क्या ये ग्रांट ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है क्या? देन द आंसर इज नो, क्योंकि बिजनेस में लगने वाला टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कुछ परसेंटेज दिया नहीं है, उसका रीपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है, बट दिस इज नॉट लाइक समथिंग द लाइक मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, so logically crediting it to capital reserve is not correct. Now if you think this government grant is given to compensate the loss of stock, मतलब लॉस ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक अनसीजनल फ्लड्स के वजह से जो लॉस हुआ, वो लॉस को काटने के लिए ये मिला हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट, करेक्ट? सो वी कैन से दिस लॉस इज गिवन टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी दिस ग्रांट इज गिवन टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ स्टॉक्स ड्यू टू अनसीजनल फ्लड्स, करेक्ट? मुझे बताओ, ये अगर अनसीजनल फ्लड्स के वजह से तुम्हारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका लॉस कहाँ पे कैप्चर होता है, कहाँ पे दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक एकदम अच्छा होना चाहिए। कैसे दिखेगा? सपोज मैंने एक पेन खरीदा है, तो वो टू परचेजेस के हेडिंग के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 10। इसमें से ये पेन फ्लड में बर्बाद हो गया, तो मैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या मारूंगी? ये 10 रुपए, ये 10 रुपए का जो पेन है, सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट में से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि लॉजिक अगर क्लियर है तो याद रखो, यहाँ पे सेल्स आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में करेक्ट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब तुम्हारा सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैच होगा। तुम्हारे ट्रेडिंग के डेबिट में सेल्स और जो गुड्स बेचे हैं उनका ही कॉस्ट रहना चाहिए। तो ये पेन जो डूब गया है या बर्बाद हो चुका है, क्या उसका कॉस्ट ट्रेडिंग में रह सकता है क्या? इज इट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नो। सो ट्रेडिंग में से तो हम निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। लेकिन अगर वो हम ट्रेडिंग से बाहर निकाल देते तो वो 10 रुपए डालेगा। यस, इट इज माई लॉस, जो P&L में दिखाया जाता है। तुम एंट्री क्या मारते हो? तुम एंट्री मारते हो लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस और ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में से निकाल दिया बाहर और वो 10 रुपए का खर्चा P&L में डाल दिया। तो मुझे बताओ, ये नुकसान P&L में दिख रहा है इन शॉर्ट। तो ये नुकसान को काटने वाला जो ग्रांट है वो कैपिटल रिजर्व में डाल के क्या करोगे? ओनर ने दिया हुआ कैपिटल जैसा उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है क्या? हाँ, ये लॉस को काटने वाला ग्रांट हुआ ना, तो लॉस हुआ ही नहीं तुम्हें इन शॉर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पैसे तुम्हें वापस दे दिए। तो P&L में लॉस दिख रहा है, तो इसको काटने वाला जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो भी तो P&L में दिखना चाहिए।
यस और नो लॉजिक समझ रहा है? यस, तो हम लिखेंगे कैसे? सी वी कैन से दैट दिस ग्रांट इज अ मॉनेटरी ग्रांट. According to Accounting Standard 12, the grants can be accounted for using capital approach or revenue approach. Since this grant does not show characteristic of promoter's contribution, it cannot be credited to capital reserve. This grant is specifically given to compensate the loss due to loss of stock because of unseasonal floods. Now this loss is captured in P&L account. Thereby this grant is given to cancel to compensate that loss, and therefore being revenue in nature it should also be credited to P&L. Clear? पक्का समझ रहा है सोचना कैसे है? ओके. 10th क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, लास्ट में वापस आएंगे ये करने के लिए, क्लास में करेंगे. थोड़े लाइट ले रही हूँ मैं. 10th इज नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट बट स्लाइट अलग है, तो थोड़े सिंपल सिंपल वाले करते हैं. 11th को ना क्वेश्चन बैंक में से ओमिट कर दो. 12th को लिख दो लेटर, क्योंकि इसके लिए और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, उसके बाद हम 12th सॉल्व कर पाएंगे. तुम लिख सकते हो आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, एस 11. ओके. 13th पे आ जाते हैं. Supriya Limited received a grant of rupees 2,500 lakhs from the government during the last accounting year. Last accounting year में मिला था 2,500 lakhs का. किसके लिए मिला था? For welfare activities to be carried on by the company for its employees, ताकि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज कर सके. The grant prescribed conditions for its utilization. बोला था कि ये तुम कुछ कंडीशंस दिए होगे कि ऐसे ऐसे यूज करना है या इन्हीं चीजों पे यूज करना. However, during the current year, it was found that the conditions of the grants were not complied with. लेकिन हमें ऐसा पता चला कि ये जो ग्रांट के कंडीशंस थे ये कंप्लाई नहीं हुए. ओके. एंड द ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट इन फुल, और गवर्नमेंट को पूरा फुल हमें दे देना पड़ा. ओके. रिफंड कर देना पड़ा. एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12. शांति से सोचो, 5 मिनट लो, जितना स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल समझ में आ रहे हैं जो यहाँ पे यूज कर सकते हो उस हिसाब से आंसर लिखो, देन विल डिस्कस. हो गया?
सलोनी ने इसका आंसर दिया था, दिस ग्रांट इज इनकम नेचर बिकॉज इट इज रिलेटेड। हाँ करेक्ट था। सलोनी इसका भी आंसर लिख दो। सलोनी वैभवी इसका आंसर लिख दो ये क्वेश्चन का, तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ हाँ, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो तुम एक्टिविटीज कंडक्ट करने वाले हो उसके लिए मिला हुआ है। वैभवी 13 क्वेश्चन चल रहा है बेटा। हाँ तो जरूरी है क्या हमेशा फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिलना चाहिए? हाँ चलो विश्वजीत तुम्हें आंसर देना है, बताओ क्या करोगे? मैम ये लायबिलिटी हो जाएगी क्या? ओके, क्यों क्यों सोच रहे हो ऐसे? नहीं, थोड़ा शांति से सोचो। और देखो मैं बताती हूँ सोचो कैसे, कि जब ग्रांट मिलेगी तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, पहले वो सोचो, उसके बाद रिफंड का सोचो तो समझ जाएगा। ओके, सलोनी बोल रही है मैम वी विल सेट ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द ग्रांट। ओके, करते हैं डिस्कस। हाँ आकांक्षा बोलो। हाँ थोड़ा आकांक्षा करेक्ट डायरेक्शन में सोच रही। सी सबसे पहले ये सोचो कि जब ग्रांट मिलेगी तो क्या होगा, मुझे बताओ कि क्या ये ग्रांट नॉन मॉनिटरी तो है ही नहीं, मॉनिटरी ही है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली ही नहीं है, अदर पर्पजेस के लिए मिली है। तो क्या ये अदर पर्पज में मुझे बताओ कि क्या ये ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ रिप्रेजेंट करती है क्या? क्लियरली बताया है कि एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो पर्टिकुलर कॉस्ट को काटने के लिए दी गई है ये ग्रांट। तो ये ग्रांट जब मिली होगी, अज्यूमिंग कि वो एम्प्लॉय के वेलफेयर की एक्टिविटीज एक ही साल में खत्म हो गई, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयज के वेलफेयर एक्टिविटीज का खर्चा गया होगा P&L में, और वो खर्चे को काटने के लिए ये ग्रांट दी गई है। सो जब ग्रांट मिली होगी इट वुड हैव बीन क्रेडिटेड टू P&L। यस, दिस वुड हैव हैपेंड। यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ले रही हूँ कि एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज सपोज एक ही साल में उनका खर्चा आ रहा है, तो लॉजिकली जो भी ग्रांट मिलेगी वो रेवेन्यू नेचर की करके P&L के क्रेडिट में जाएगी। विश्वजीत ये क्लियर हो रहा है क्या? यस, अभी जब ये साल में ये ग्रांट मुझे रिफंड कर देगी, तो रिफंड करते वक्त मुझे क्या, अगर तुम्हें रिफंड का टेबल याद होगा तो हम क्या सीखे हैं कि ग्रांट की जो ट्रीटमेंट हुई है उसके हिसाब से हम रिफंड डिसाइड करते हैं, करेक्ट? सो ग्रांट अगर P&L के क्रेडिट में गई है तो रिफंड करते वक्त कहाँ पे जाना चाहिए? बताओ रिफंड करते वक्त कहाँ जाना चाहिए? अरे मिलते वक्त P&L को क्रेडिट की गई में गई है, तो रिफंड करते वक्त P&L के डेबिट में है। सो रिफंड करते वक्त हम P&L के डेबिट में डालेंगे। हाँ, अब सलोनी जो बोल रही थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अगर सपोज ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है एम्प्लॉयज के वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, और ये वेलफेयर एक्टिविटीज होने वाले हैं 3 साल में, मतलब वो वेलफेयर एक्टिविटी का कॉस्ट जाएगा 1, 2 और 3 इयर्स में। तो उस केस में जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी आप उसे डेफर्ड इनकम में डालोगे, क्योंकि वो वेलफेयर एक्टिविटी का कॉस्ट 3 साल पे जाने वाला है, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी 3 साल पे स्प्रेड करना पड़ेगा। अगर ऐसा किस्सा है कि आपने जब वो गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपने डेफर्ड इनकम को डाला था, तो रिफंड करते वक्त पहले आपको अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट, ये वर्ड याद रखो, इन डेफर्ड इनकम अकाउंट, मतलब ऐसी अमाउंट
जो डेफर्ड इनकम अकाउंट का बैलेंस, इन शॉर्ट जो अभी तक स्प्रेड नहीं किया गया, अमोर्टाइज किया नहीं गया, पहले वो काटना पड़ेगा और उसके एक्सेस में रिफंड हुआ तो P&L में डालना पड़ेगा। समझा मैंने ये क्या बोला, या एक एग्जाम्पल लेके बताऊं? समझा? सो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि अज्यूमिंग, पहला अजम्पशन कि अज्यूमिंग that the employee welfare activities will be conducted only for 1 year. So it means that when the grant was received, it would have been credited to P&L. So now since the grant is to be refunded, P&L account has to be debited. ये एक मुद्दा रहा। हाँ, अगर आपने ऐसे लिखा कि assuming that welfare activities will be spreaded over 2 to 3 years or multiple years, the grant should first be credited to deferred income and it should be spreaded to P&L in the pattern of the cost. Under such scenario or in such scenario, when the grant is refunded, the unamortized amount in deferred income account or the balance in the deferred income account should first be set off. Any excess refund should be debited to P&L. Are we clear या ऊपर से गया सच बताओ? बोलो रे जनता। विश्वजीत, सलोनी, यस, योगिनी, आकांक्षा, कौन सा वाला पॉइंट? सी, मैं सिंपल बताती हूँ। अगर ऐसे हुआ कि एम्प्लॉय, तुझे मला विचारलंच नाही मॅम, ओके, हाँ लेकिन वैभवी तू लिहिला ना समझा तुला का विचारू? हाँ सुनो शांति से, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि ये 2500 लैक्स लो, किसके लिए? तो एम्प्लॉय के वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। अब अगर एम्प्लॉय का वेलफेयर एक्टिविटी एक ही साल में खत्म होने वाला है, तो एक साल में कॉस्ट आएगा और वो कॉस्ट को काटने के लिए 2500 उसी साल P&L के क्रेडिट में चले जाएंगे। बराबर योगिनी? तो इस केस में रिफंड करते वक्त रिफंड के ईयर में 2500 P&L को डेबिट होने चाहिए। यस। अब और या तो ऐसे हो सकता है कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो होने वाला कॉस्ट है, सपोज वो मल्टीपल ईयर्स पे स्प्रेड होने वाला है, 3 साल। तो मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी वो भी 3 साल पे स्प्रेड होनी चाहिए। तो पहले हम उसे डेफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट में डालेंगे 2500, सपोज 5 साल में जाने वाली, डिवीजन इजी हो जाएगा। अब अज्यूमिंग कि हर साल खर्चा सेम होने वाला है, तो पहले साल खर्चा हुआ, अब पहले साल में 2500 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना? 500 जाएगा P&L को, और तुम्हारे ये डेफर्ड इनकम अकाउंट में बैलेंस रहेगा 2000 का। अब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही रिफंड हो गया, तो तुम्हारे डेफर्ड इनकम अकाउंट में जो 2000 पड़ा हुआ है, पहले हम वो सेट ऑफ करेंगे। दिस इज नथिंग बट अनअमोर्टाइज्ड, मतलब अनस्प्रेडेड अमाउंट इन डेफर्ड इनकम अकाउंट, पहले वो कैंसिल होगी। हाँ, उसको छोड़ के और आगे भी आपने अगर रिफंड किया है, मतलब वो 500 रुपए भी रिफंड करने पड़े, तो वो कहाँ गए थे? P&L के क्रेडिट में, तो तुम्हें 500 रुपए P&L के डेबिट में डालने पड़े। अब क्लियर? हाँ, डन। जाना है आगे? ये ना, इधर आगे जाने के पहले मुझे और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बोलनी है। ये हाँ, प्राइमरीली ये क्वेश्चन का आंसर मेथड ना, मतलब ये ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कि जब आप रिफंड करोगे तो P&L के क्रेडिट में डालो।
ये वाला पार्ट किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं है, लिखोगे तो कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे, बट P&L के क्रेडिट में जाना चाहिए। जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है और रिफंड होते वक्त P&L के डेबिट में। एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपने आंसर्स में लिखनी चाहिए, स्टैंडर्ड का एक वर्डिंग मुझे आप लोगों को पढ़वाना है। एक सेकेंड ना, मुझे बस देखने दो वो यहाँ पे कवर हुआ है क्या। हाँ, नो इम्पोर्टेंट पार्ट, गवर्नमेंट ग्रांट जब रिफंडेबल होती है और रिफंड करते वक्त जब वो P&L की डेबिट में जाती है, तो P&L के फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आप बाद में सीखोगे, ओके, कंपनीज के केस में P&L का फॉर्मेट क्या होता है वो आप सीखोगे, मॉड्यूल 2 का चैप्टर है। तो वहां P&L के फॉर्मेट में ना एक आइटम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ओके, दिखेगा वो आपको, डोंट वरी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 2 के सिलेबस में है। बस इतना याद रखो कि जब भी आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करते हो और अगर वो P&L के डेबिट में आता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके वो ट्रीट होता है। गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स बिकम रिफंडेबल बिकॉज सर्टेन कंडीशंस आर नॉट fulfilled and they are treated as extraordinary items। मतलब P&L में जब आप डेबिट करोगे तो एक हेडिंग होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स करके, वहां पे वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो जब भी आप ये आंसर लिखोगे, जहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन इट विल बी रिफंडेड इट हैज टू बी डेबिटेड टू P&L, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस लाइन दैट it will be shown as or presented as extraordinary item in P&L. What is extraordinary item? You will later come to know. But ये बहुत important part है। Are we clear? ये आंसर प्रेजेंट करते वक्त वर्ड आना चाहिए। जब हम ये भी वर्ड लिखते हैं कि डेफर्ड इनकम अकाउंट का बैलेंस सेट ऑफ करना है, तो बैलेंस बोलने की जगह पे क्या बोलोगे? अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट इन डेफर्ड इनकम अकाउंट। ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स है, किसी को नहीं आते डायरेक्टली, लिख के रखो, कॉन्शियसली एग्जाम में लिखने हैं ये लर्न करके, टेक्निकल लैंग्वेज है। ओके, दैट्स इट, ये बस एक बताना था प्रेजेंटेशन का पार्ट। ओके, स्टॉप करना है यहाँ पे या लू और एक क्वेश्चन? वैभवी सबसे पहले बोलने वाली थी, मुझे पता था। बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन लेना है तो ले लेती हूँ मैं। हाँ, तब तक मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क। इतना इतना तो करो। इतना होमवर्क है। अब हमारे थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं क्लास वर्क के, तो कल के लेक्चर में हम क्लास वर्क खत्म करेंगे, होमवर्क प्रॉब्लम्स टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टुमारो, हाँ, होमवर्क क्वेश्चन ये कंप्लीट करके होमवर्क क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे।
और जो थोड़े होमवर्क क्वेश्चंस बचेंगे वो तुम्हारा कल के लिए अगले 2 दिन में होमवर्क होगा, देन विल चेक। ओके, आई एम टेलिंग यू, जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का होमवर्क है वो कल के दिन में बैठ के कंप्लीट करो, क्योंकि मंडे को वो चेक होगा और फिर ट्यूसडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, फिर तभी बोलना मत कि मैं अगर होमवर्क नहीं मिला मुझे तो मैं सच में निकाल दूंगी क्लास के बाहर। तभी मैं कौन से भी क्वेश्चन का तुम्हें फोटो बोलूंगी भेजने के लिए। सो मंडे इज होमवर्क चेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग which I by which I mean AS13 also. Tuesday new chapter, probably Thursday Friday में से इसके बचे हुए क्वेश्चंस चेक कर लेंगे होमवर्क के। डन? हाँ चलेगा। काव्या को पूछ लेना, काव्या के पास होगा अगर उधर नहीं हुआ तो। यस ओके, हाँ एक मिनट, हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।